हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स को मनोविज्ञान विषय में मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी पेपर फर्स्ट का चैप्टर आज कराऊंगी विषादी विकृति के कारण। विषादी विकृति के बारे में मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि मूड डिसऑर्डर किसे कहते हैं और मूड डिसऑर्डर के कौन कौन से लक्षण देखने में आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी मूड डिसऑर्डर के कारण क्या है। प्रकार भी मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले। आज मैं आपको बताऊंगी विषादी विकृति के कारण कौन कौन से हैं। तो कारणों में अगर हम देखें तो कारण जो हैं विषादी विकृति के अनेक कारण हैं। जैसे जैविक कारण, सबसे पहला जैविक कारण है। जैविक कारण के अंतर्गत यह मान्यता है कि विषाद शरीर की विकृति होती है और विषाद का कारण या तो जीन्स होता है या कुछ ऐसे दैहिक गड़बड़ी होती है जिसका आधार इनहेरिटेड या आनुवंशिक होता है और कई बार नहीं भी होता है। तो जैविक विचारधारा में विषाद उत्पन्न होने की जो व्याख्या है वो 3 कारकों के अंतर्गत की जाती है। 3 कारण जैविक कारणों के अंतर्गत आते हैं। उसमें पहला है आनुवंशिक कारण। आनुवंशिक कारण से मतलब है हेरिडिटरी कॉज, जेनेटिक फैक्टर। एक ध्रुवीय विकृति की उत्पत्ति में कुछ आनुवंशिक कारणों का योगदान होता है। अनेक अध्ययन इस संबंध में किए गए हैं। पारिवारिक वंश वृक्ष का अध्ययन करके यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विषादी विकृति के आनुवंशिक कारण होते हैं। तो इसमें जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया गया और इसमें फ्रैटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस दोनों तरह के जो जुड़वा बच्चे होते हैं उन पर अध्ययन किया गया और ये देखा गया कि एक ध्रुवीय विषाद जो है वो वंशानुक्रम से प्रभावित होता है। और इस संबंध में हैरिंगटन तथा उसके साथियों ने 1992 में अध्ययन किए और ऐसे पारिवारिक वंश वृक्ष अध्ययनों के आधार पर यह पाया गया कि विषादी व्यक्तियों के निकट संबंधियों के करीब 20% लोगों में विषादी प्रवृत्ति पाई गई, जबकि सामान्य लोगों में अर्थात जो उनके निकट संबंधी नहीं थे उनमें ऐसी प्रवृत्ति मात्र 5% से लेकर 10% ही पाई गई। तो ऐसे अध्ययनों में विषाद के जो जैविक मॉडल हैं उनका स्पष्ट समर्थन मिलता है, अर्थात विषाद का कारण पारिवारिक या वंशानुक्रम माना गया है। इसके अलावा कुछ जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किए गए। पारिवारिक वंश वृक्ष के अलावा जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किए गए और ऐसे अध्ययनों में एकांकी जुड़वा बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस की तुलना में जो फ्रैटर्नल ट्विंस थे भ्रातृयमज उनसे तुलना की गई और ये देखा गया कि एकांकी जुड़वा में से किसी एक को यदि एक ध्रुवीय विषाद उत्पन्न होता है तो दूसरे व्यक्ति में भी ऐसा विषाद उत्पन्न होने की बहुत अधिक संभावना रहती है, जबकि ऐसी संभावना जो फ्रैटर्नल ट्विंस है, भ्रातृयमज से मतलब है कि वो जुड़वा बच्चे जो अलग अलग सेल से उत्पन्न होते हैं, उन व्यक्तियों में ये नहीं के बराबर या बहुत कम होता है। ये था जैविक विचारधारा। इसके बाद न्यूरो रसायन कारक भी इसमें उत्तरदायी माने गए हैं विषादी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने में। न्यूरो रसायन कारण से मतलब है मेडिकल शोध से स्पष्ट हुआ है कि विषाद की उत्पत्ति में न्यूरोट्रांसमीटर की अहम भूमिका होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्कीय रसायन ब्रेन केमिकल है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच संधि स्थल पर, जहाँ पर 2 न्यूरॉन मिलते हैं उसे संधि स्थल कहते हैं, सूचनाओं के संचरण में मदद करता है। अध्ययनों में देखा गया है कि नोरपाइनफ्राइन और सेरोटोनिन
दो ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर हैं जिनकी भूमिका विषाद में सर्वाधिक देखी गई है। तो इस तरह से न्यूरो रसायन कारण भी जैविक विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। जैविक विचारधारा के बाद जैविक विचारधारा के अंतर्गत ही न्यूरो एनाटॉमिकल कारक भी इसमें देखे गए हैं। न्यूरो एनाटॉमिकल कारण कुछ अध्ययन ऐसे हुए जिनसे पता चला है कि विषाद को न्यूरो एनाटॉमिक आधार पर भी देखा जा सकता है, और ये देखा गया है इन अध्ययनों में कि हार्मोनल जो प्रभाव है वो भी विषाद को उत्पन्न करता है। हार्मोनल अध्ययनों में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिससे ये पता चलता है कि विषाद में अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी अहम भूमिका है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में कई तरह की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनका संचालन हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का ऐसा क्षेत्र है जिसे मस्तिष्क का मस्तिष्क कहा जाता है, और ये अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि कुछ हार्मोन जैसे मेलाटोनिन कहा जाता है, उसकी भूमिका जो है विषाद में बहुत अधिक देखी गई है। इसे ड्रैकुला हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यह हार्मोन मस्तिष्क में स्थित पीनियल ग्लैंड से उस परिस्थिति में अधिक निकलता है जब हमारे आसपास के वातावरण में अंधेरा छाने लगता है, परंतु जब इस वातावरण में पर्याप्त रोशनी होती है तो इस हार्मोन का स्राव नहीं होता। तो हार्मोनल जो प्रभाव है वो भी विषाद को उत्पन्न करने में सहायक है। इसके बाद जो अगला विचारधारा है जैविक कारण के बाद, वो है मनोगतिक विचारधारा। मनोगतिक विचारधारा के अंतर्गत ये देखा गया है कि फ्रॉयड ने यह कहा कि विषाद को किसी प्रकार के हानि के प्रति एक प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, अर्थात जब व्यक्ति को किसी प्रकार की प्रिय वस्तु या व्यक्ति की हानि या क्षति होती है तो इससे उसमें कुछ अचेतन प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं जो व्यक्ति में विषाद को उत्पन्न करती हैं। तो फ्रॉयड का ये विचारधारा थी मनोगतिक, और इस विचारधारा के समर्थन में उन्होंने ये कहा कि बाल्यकाल के जो अनुभव हैं इसमें विषाद उत्पन्न करने में उनका काफ़ी अधिक महत्व है। कुछ व्यक्तियों में अचेतन की संपूर्ण प्रक्रिया थोड़े समय तक बनी रहती है और थोड़े समय बाद व्यक्ति अपना एक भिन्न और स्वतंत्र पहचान बनाकर सामाजिक संबंधों को पुनः जीवित कर लेता है, परंतु कुछ लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और उनमें अचेतन की ये प्रक्रिया काफ़ी जटिलताएं उत्पन्न कर देती हैं। उनकी दुख और प्रसन्नता की प्रक्रिया और भी गहरी और गंभीर हो जाती है। वो खोया खोया महसूस करते हैं, सामाजिक संबंधों से अपने आप को दूर रखते हैं, और व्यक्ति अपना एक भिन्न स्वतंत्र पहचान बनाकर समाज में रहना चाहता है और अपनी क्षति के प्रति अधिक आशंकित हो उठते हैं। मृत्यु या अन्य कारणों से अलग हो जाने के कारण प्रियजनों की जो क्षति होती है उसके प्रति क्रोध होता है उनके अंदर, और ऐसे लोगों में अपने आप के प्रति भी घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे उनमें नकारात्मक मनोदशा, आत्मदोष और सामाजिक संबंधों में प्रत्याहार जैसे व्यवहार दिखाई पड़ते हैं। तो मनोगतिक विचारधारा का तात्पर्य है इस विचारधारा में अचेतन जो हमारे द्वंद्व हैं, अचेतन जो कुंठाएं हैं, संघर्ष हैं, उनको विषाद का एक प्रमुख कारण माना है। और ये जो अचेतन द्वंद्व हैं ये किसी न किसी प्रकार की जब हमारी कोई हानि होती है,
किसी प्रियजन की मृत्यु होती है, कोई आर्थिक नुकसान होता है, उस स्थिति में ये उत्पन्न होती है। तो ये मनोगतिक विचारधारा है। समय बीतने के साथ साथ कुछ नए मनोगतिक सिद्धांतवादियों ने फ्रॉयड और उसके जो शिष्य अब्राहम थे उनके इस सिद्धांत में कुछ संशोधन भी किया। जैसे कोहन और उसके साथियों ने 1954 में अध्ययनों के आधार पर बताया कि विषाद में स्वयं के प्रति ईर्ष्या या क्रोध पर दिया गया जो बल है वो अनावश्यक है। मतलब इतना अधिक जो है उसका प्रभाव नहीं होता जितना कि बताया गया है। तो मनोगतिक ये विचारधारा कहलाती है। इसके बाद जो अगली विचारधारा है वो है व्यवहार परक विचारधारा। व्यवहार परक विचारधारा बिहेवियरल अप्रोच जो है उसके अंतर्गत व्यवहारवादियों द्वारा विषाद की एक अलग व्याख्या की गई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पुरस्कार सामान्यतः धनात्मक व्यवहारों को पुनर्बलित करता है, अर्थात जिन व्यवहारों को करने से उनको पुरस्कार मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, उनको वो बार बार करते हैं, और जिनके प्रति उन्हें कोई पुनर्बलन या पुरस्कार नहीं मिलता है, ऐसे कार्यों को करने से वो बचते हैं। तो इसको इस तरह से जो पुनर्बलन है वो हमारे जो व्यवहार हैं उनको, जिन व्यवहारों में पुनर्बलन नहीं होता है उनके प्रति विषाद उत्पन्न होता है, और धनात्मक व्यवहार में कमी आ जाती है जिससे उनकी विषादी प्रवृत्तियां और प्रबल हो जाती हैं। और ये भी कहा गया है इस सिद्धांत में कि जब व्यक्ति की दंडात्मक अनुभूतियां अधिक होती हैं, मतलब उसको लाइफ में, जीवन में दंड अधिक मिले हुए होते हैं, तो इससे भी व्यक्ति में विषाद उत्पन्न होता है, क्योंकि ऐसी अनुभूतियों के कारण व्यक्ति जो आनंदमयी क्रियाएं हैं और पुरस्कार मिलने वाली क्रियाओं का जो सुख है उसको अनुभव करने में बाधा महसूस करता है। तो इस तरह से जो व्यवहारात्मक विचारधारा है वो इस बात को पर जोर देती है कि व्यक्ति का जो डिप्रेशन है उसके कारण ये है कि उसको किसी तरह का प्रोत्साहन कुछ कार्यों में नहीं मिलता है। इस संबंध में बेक का ये विचार था कि एक ध्रुवीय विषाद और संघर्ष या धनात्मक पुनर्बलन की जो कमी है वो नकारात्मक चिंतन के कारण होती है, ना कि किसी मानसिक संघर्ष या धनात्मक पुनर्बलन की कमी के कारण। बेक का मत है कि विषादी लोगों में अपने बारे में, अपनी परिस्थितियों के बारे में, भविष्य के बारे में इतना अधिक नकारात्मक चिंतन भरा रहता है कि उनका सभी व्यवहार स्वतः इससे काफ़ी प्रभावित हो जाता है। तो बेक का ये भी मत है कि अपने प्रति और पर्यावरण के प्रति बच्चों की मनोवृत्ति उनकी अपनी अनुभूतियों, अपने अनुभवों, उनके पारिवारिक संबंधों और इर्द गिर्द के लोगों द्वारा उनके बारे में किए गए निर्णयों पर आधारित होता है। इसमें कुछ बच्चे नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित कर लेते हैं। ये नकारात्मक मनोवृत्तियाँ नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जिससे कसौटी मानकर बच्चे अपने अनुभूतियों का मूल्यांकन करते हैं। तो इस तरह से ये व्यवहारात्मक विचारधारा के कुछ पक्ष थे। अगला जो कारण है विषाद का वो है संज्ञानात्मक कारण। संज्ञानात्मक कारण की परिभाषा इस तरह से दी जा सकती है कि विषाद का संज्ञानात्मक विचारधारा सबसे अधिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है और जिसका संक्षेप में यह विचार है कि न केवल संज्ञान बल्कि व्यक्ति का व्यवहार और जैव रसायन विषाद का महत्वपूर्ण तत्व हैं। इसमें भी बेक ने अपना सिद्धांत दिया है। जिन्होंने नकारात्मक चिंतन
को विषाद का प्रमुख कारण माना है कि विषाद के पीछे कोई ना कोई नकारात्मक प्रवृत्तियां काम करती हैं और पर्यावरण के प्रति भी उनका नकारात्मक प्रतिक्रिया रहती है। बेक का मत है कि विषाद की उत्तम व्याख्या अपने बारे में, परिस्थिति के बारे में, भविष्य के बारे में उत्पन्न नकारात्मक मनोवृत्ति, जिसे उन्होंने संज्ञानात्मक ट्राइड कहा है, के माध्यम से उत्तम ढंग से की जा सकती है। बेक के अनुसार विषादी व्यक्ति आदतन त्रुटिपूर्ण तर्क अपनाते हैं, जिससे उनका संज्ञानात्मक जो ढांचा है वो अधिक मजबूत हो जाए और मनचाहा वो अनुमान लगा सके। विषादी लोग संज्ञानात्मक ट्रिक का अनुभव स्वतः चिंतन के रूप में करता है, जो दुखद चिंतनों का एक ऐसा धारा प्रवाह है कि व्यक्ति हमेशा उसके कल्पित और परिस्थिति के निराशाजनक पहलुओं को याद दिलाता रहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कुछ कारण विषाद के हैं, जिसमें 4 कारण प्रमुख रूप से मैंने आपको बताए। और उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।